आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है संगठन की प्रकृति और संगठन के आधार। नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसिस। पिछली वीडियो में हमने देखा कि भाई संगठन के महत्व, संगठन का अर्थ आदि के बारे में डिस्कस किया। तो आज हम अति शीघ्र शुरू करने वाले हैं संगठन की प्रकृति। संगठन की प्रकृति को अधिक स्पष्ट करने के लिए उसकी निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला है उद्देश्यपूर्ण प्रकृति, दूसरा परिवर्तनशील प्रकृति, तीसरा विकासशील प्रकृति और चौथा है मानवीय एवं यांत्रिक धारणा। तो इनका विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला लेते हैं उद्देश्यपूर्ण प्रकृति। प्रत्येक संगठन की स्थापना कुछ विशेष लक्ष्य तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। ये संगठन इन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील रहते हैं। नंबर 2, परिवर्तनशील प्रकृति। संगठनों का रूप परिस्थितियों और आवश्यकताओं के साथ बदलता रहता है। जिस समय समस्या के समाधान के लिए एक संगठन स्थापित किया जाता है, उस समस्या के समाप्त हो जाने पर संगठन भी समाप्त कर दिया जाता है। जिन समस्याओं की प्रकृति स्थायी महत्व की होती है, उससे संबंधित संगठन भी स्थायी होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग आदि। तीसरा लेते हैं विकासशील प्रकृति। परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार समाज में भी परिवर्तित होते रहते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कालांतर में संगठन के निष्क्रिय और निरर्थक बन जाने का भय रहता है। इसलिए ग्लेडन ने लिखा है कि जिस संगठन में परिवर्तन रुक जाता है वह मरणासन में है। वस्तुतः संगठन एक सक्रिय और विकासशील इकाई है, जिसमें परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ आवश्यक हेरफेर किए जाते हैं। कर्मचारियों के दायित्वों में हेरफेर किया जा सकता है। संगठन में नए नए प्रयोग किए जा सकते हैं। संगठन की संचार व्यवस्था को आवश्यकता अनुसार बदला जाता है। नवीन परिस्थितियों के अनुकूल संगठन के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे नए दायित्वों को वहन करने में समर्थ हो सकें। चौथा पॉइंट हमारा मानवीय तथा यांत्रिक धारणा। संगठन की प्रकृति के संबंध में मुख्य रूप से 2 धारणाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, मानवीय धारणा, जिसको ह्यूमन अप्रोच बोल सकते हैं। नंबर 2, यांत्रिक धारणा, जिसको मैकेनिक अप्रोच बोलते हैं। तो मानवीय धारणा अथवा मानवीय दृष्टिकोण की मांग है कि संगठन बनाते समय व्यक्तियों, मानवीय अभिप्रेरणाओं, अनौपचारिक समूहों, कार्य संचालन पर अधिक बल दिया जाए। यांत्रिक दृष्टिकोण के अनुसार संगठन का यह औपचारिक डिजाइन है जिसे विशेषज्ञों द्वारा ही बनाया जाता है। संगठन का यह दृष्टिकोण संगठन को एक मशीन या यंत्र की भांति मानता है। जिस प्रकार मशीन की अपनी कोई इच्छा नहीं होती और चालक की इच्छानुसार उसे चलना होता है, उसी प्रकार संगठन की भी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वह संगठनकर्ता की इच्छानुसार चलता है। संगठन की मानवीय धारणा को औपचारिक संगठन दृष्टिकोण और यांत्रिक धारणा को अनौपचारिक संगठन दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इन दोनों दृष्टिकोणों पर पृथक पृथक विवेचन हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम संगठन के आधार, बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के व्यवहार में कार्यकुशलता बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि उसे सुविधानुसार इकाइयाँ उप इकाइयों में विभाजित किया जाए तथा उनके एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए उनके बीच संबंध स्थापित हों। इस प्रकार विभाजन तथा संयुक्तिकरण संगठन की प्रक्रिया को एक आवश्यक अंग है, किंतु समस्या यह है कि संगठन में किया जाने वाला कार्य विभाजन किस आधार पर हो तथा उनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए क्या किया जाए। जब हम संगठन को इकाइयों में बांटेंगे तो ध्यान रखना होगा कि उन विभाजित इकाइयों के बीच समानता या एकता की स्थिति कायम रहे। लेकिन यह समानता अथवा एकता किस आधार पर स्थापित की जाए,
यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। लूथर, गुलिक आदि विचारकों के मतानुसार संगठन की इन एकता के निम्नलिखित 4 प्रमुख आधार हो सकते हैं। नंबर 1, कार्य अथवा लक्ष्य यानी पर्पज। नंबर 2, प्रक्रिया प्रोसेस। नंबर 3, व्यक्ति यानी पर्सन। और चौथा हमारा है स्थान, पैलेस या कोई भी एरिया वगैरह जिसको बोल सकते हैं। तो इनका हम विस्तार से वर्णन करते हैं। नंबर 1 लेते हैं, कार्य तथा उद्देश्य, पर्पज। इससे तात्पर्य उस प्रमुख लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने या प्रयास किया जाता है, अथवा उन सेवाओं से है जिनको प्राप्त करना होता है, जैसे शिक्षा, सुरक्षा, शांति, स्वास्थ्य, संचार, यातायात एवं इसी प्रकार की अन्य सेवाएं वर्तमान लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। विभागों के बीच जो विभाजन किया जाता है महत्वपूर्ण आधार कार्य भी समझा जाता है। केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य अथवा उद्देश्य को ही आधार मानकर विभिन्न विभागों की स्थापना की जाती है। प्रमुख कार्य के अंतर्गत अनेक गौण कार्य भी सम्मिलित होते हैं और इन गौण कार्यों के आधार पर इकाइयों को पुनः उन उप इकाइयों में बांट दिया जाता है। प्रमुख एवं गौण कार्यों के संबंध में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा कार्य किस श्रेणी में रखा जाए। एक देश में जिसे गौण कार्य समझा जाता है, दूसरे देश में उसे प्रमुख मानकर एक विभाग की स्थापना का आधार भी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार एक देश में जिस कार्य को आधार बनाकर विभाग बना दिया जाता है, दूसरे देश में उसी कार्य को एक ब्यूरो अथवा संगठन का आधार भी बनाया जा सकता है। वस्तुतः कार्य की प्रमुखता एवं गौणता विभिन्न देशों के व्यवहार, परंपरा, राजनीतिक, पर्यावरण आदि से प्रभावित होती है। वित्त विशेषज्ञों ने कार्य के उप विभागों को क्रिया का नाम दिया है। लूथर, गुलिक के मतानुसार संगठन मुख्य उद्देश्य द्वारा उन सभी को एक बड़े विभाग के एक साथ समाविष्ट कर लेता है जो एक विशेष सेवा प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। नंबर 2 दूसरा लेते हैं, प्रक्रिया प्रोसेस। प्रक्रिया का अर्थ एक तकनीकी अथवा प्रमुख योग्यता से जो बहुत ही कुछ विशेषीकृत होती है, जैसे इंजीनियरिंग, स्टेनोग्राफी, कानूनी सलाह, मेडिकल देखभाल आदि बातों को हम प्रक्रिया कह सकते हैं। कभी कभी राष्ट्रीय सरकार के प्रशासनिक विभागों का संगठन प्रक्रिया के आधार पर भी किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय स्तर पर कानून विभाग को लिया जा सकता है। राज्य स्तर पर भी सार्वजनिक निर्माण विभाग में मुख्य रूप से केवल इंजीनियर होते हैं। इसी प्रकार मेडिकल विभाग डॉक्टरों से मिलकर बना होता है। स्थानीय स्तर पर भी अग्नि, प्रकाश, लेखा आदि विभाग इसी आधार पर संगठित किए जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि केवल अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का व्यावसायिक योग्यता को ही अलग विभाग के निर्माण का आधार बनाया जाता है। गौण एवं कम महत्व की प्रक्रिया को विभाग के संगठन का आधार नहीं बनाया जाता। लूथर, गुलिक के मतानुसार इस प्रकार के संगठनों में एक सी योग्यता तथा तकनीक को कामिल लाने वाले या एक ही व्यवसाय के सदस्यों को संयुक्त कर विभाग बना दिया जाता है, किंतु गौण योग्यताओं जैसे टाइपिंग आदि के आधार पर विभाग नहीं बनाया जाता। प्रक्रिया पर आधारित विभागों की संख्या सामान्य रूप से कम पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ऐसे विभागों की स्थापना से असुविधा बढ़ जाती है तथा प्रशासन की कार्यकुशलता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तव में प्रक्रिया से संबंधित योग्यताओं की प्रत्येक विभाग में थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़ती रहती है। इसलिए प्रत्येक विभाग ये चाहता है कि इन सेवाओं के लिए वह दूसरों का मुँह ताकने की अपेक्षा स्वयं ही प्रबंध कर ले तो अच्छा रहे। वैसे प्रक्रिया एक कार्य के बीच अंतर स्थापित करना प्राय कठिन काम है। नेक्स्ट लेते हैं व्यक्ति। जिन व्यक्तियों की सेवा की जाती है वे ही आगे चलकर कभी कभी विभागों के संगठन का आधार बन जाते हैं। जैसे भारत में पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना शरणार्थियों की सेवा के लिए की गई। इस प्रकार की विभाग की विशेषता रहती है कि वह जिस ग्रुप की सेवा करता है उसकी सभी या अधिकांश आवश्यकताओं की देखभाल करता है। इसी प्रकार राज्य एवं केंद्र स्तर में पुनर्वास विभाग व्यक्तियों की विशेष समस्याओं का समाधान करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं स्थान, पैलेस। कभी कभी स्थान
भी विभाग के संगठन का आधार बन जाता है। इस प्रकार के संगठन का सबसे अच्छा उदाहरण विदेश विभाग है, जो भारत का अन्य देशों के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। अनेक केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय विभागों का आधार केंद्रीय सिद्धांत है। भारतीय विदेश विभाग के 50 से भी अधिक संभागों में से बहुत से संभागों की रचना का आधार भौगोलिक है। ये संभाग अफ्रीका, अमेरिका, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप, अन्य देशों से संबंधित मामलों पर विचार करते हैं। भारतीय सेना प्रशासन को भी क्षेत्रीय आधार पर संगठित किया गया है। देश का पुलिस विभाग भी अनेक भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित है। ब्रिटेन में भौगोलिक अथवा क्षेत्रीय आधार पर विभागों का निर्माण किया गया है। भौगोलिक आधार पर हर राज्य के अंदर अलग अलग, उनके अंदर भी केंद्र सरकार के अंदर भी अलग अलग विभाग बांटे गए हैं। लक्ष्य प्रक्रिया, व्यक्ति तथा स्थान के आधार पर विभागों का संगठन करने से यह आशा की जाती है कि प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी, किंतु विशेषीकरण की दृष्टि से विचार करने पर यह सिद्धांत असंगत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि संगठन के चारों ओर ही आधार परस्पर विरोधी है तथा एक विशेष अवसर पर एक आधार के लिए 3 आधारों के लाभों का बलिदान हो सकता है। यदि एक शहर के मुख्य उद्देश्य के आधार पर संगठित किए जाएं, तो इसका अर्थ यह होगा कि सभी वकीलों, इंजीनियरों, सांख्यिकी को किसी ऐसे विभाग में नहीं रखा जाएगा जिसमें सभी कर्मचारी उन्हीं के व्यवसाय के हों, बल्कि शहर के विभिन्न विभागों में भेज दिया जाएगा जो उनकी सेवा चाहते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया के आधार पर विभागों का संगठन करने से जो लाभ प्राप्त हो सकते हैं, उनमें से ये विभाग वंचित रह जाएंगे। यह इस दोष से बचने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि प्रक्रिया से प्रारंभ होने वाले या प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले लाभों को बड़े विभाग में एक संभाग स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक इंजीनियर का ब्यूरो खोला जा सकता है। उसी प्रकार छोटी इकाइयों के क्षेत्र अथवा सेवित व्यक्तियों के आधार पर संभाग बनाए जा सकते हैं। जैसे दमकल विभाग के सारे शहर में अलग अलग इकाइयाँ स्थापित होगी, किंतु इन मुख्य प्रकार के विशेषीकरण को एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता। कभी कभी संगठन के लक्ष्य तथा सेवित व्यक्तियों के बीच संघर्ष खड़ा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम स्वास्थ्य विभाग के संगठन को ले सकते हैं, जिसने लक्ष्य के आधार पर किए जाने वाले विशेषीकरण का परिणाम उस विशेषीकरण के परिणामों से भिन्न होता है जो सेवित व्यक्तियों के आधार पर किया जा सकता है। जन स्वास्थ्य प्रशासन बीमारियों को रोकने तथा स्वच्छ परिस्थितियों के निर्माण के लिए कार्य करता है। वह सफाई की जांच करता है, दूध, खाना, दवाइयाँ आदि की देखभाल करता है, प्रयोगशाला में कार्य करता है, बीमारियों पर नियंत्रण रखता है तथा स्वास्थ्य की शिक्षा देता है। स्वास्थ्य विभाग के परिश्रम का संतोषजनक परिणाम प्राप्त न होने के कारण में महत्वपूर्ण यह है कि स्कूली स्वास्थ्य विकास का क्षेत्र इससे बाहर रखा जाए, अर्थात बालकों के स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर यह विभाग कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट लेते हैं, इन्हीं विभागों के चारों ओर कुछ के संगठन के आधार पर बनाने के मार्ग में एक दूसरी का यह है कि इन मुख्य पदों के अर्थ में केवल मौलिक अंतर है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि जहाँ तक लक्ष्य का संबंध है, उद्देश्य उसको कह सकते हैं कि जिसे प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया की जाती है। प्रक्रिया उसे कहते हैं जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य किसी उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, किंतु स्वयं के लक्ष्यों को ही एक पदसोपान में व्यवस्थित किया जा सकता है। एक टाइपिस्ट अपनी अंगुलियां इसलिए हिलाता है कि वह टाइप कर सके। टाइप वह एक पत्र लिखने के लिए करता है। पत्र इसलिए लिखता है कि पूछताछ का जवाब देना होता है। यहाँ पत्र का लिखना एक लक्ष्य हो जाता है जिसे प्राप्त करने के लिए टाइप किया जाता है। पत्र का लिखना एक प्रक्रिया भी है ताकि पूछताछ का उत्तर देने का लक्ष्य प्राप्त हो सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक ही कार्य को प्रक्रिया भी कह सकते हैं और लक्ष्य भी कह सकते हैं। इन मुख्य पदों की अस्पष्टता प्रशासनिक संगठन के संबंध में भी उद्भव की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग, जिसका कार्य समाज के स्वास्थ्य की देखभाल करना है, एक उद्देश्यपूर्ण संगठन है। उसे विभाग की प्रक्रिया पर आधारित माना जा सकता है, क्योंकि इससे कार्य संचालन के लिए चिकित्सा कला का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक विभाग को एक ही साथ लक्ष्य पर आधारित भी कहा जा सकता है, जिसका लक्ष्य शिक्षित बनाना तथा व्यक्ति पर आधारित कहा जा सकता है, क्योंकि यह कुछ लोगों की सेवा करता है।
हम देख चुके हैं कि लूथर गुलिक उस संगठन को उद्देश्य पर आधारित मानने को तैयार था जिसमें सभी व्यक्ति एक मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित हों। किंतु समस्या यह है कि आखिर प्रमुख लक्ष्य क्या है। यदि अग्नि से रक्षा एक लक्ष्य है या जन संरक्षण के लक्ष्य का एक भाग है या कुछ लक्ष्यों का संयोग है, तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कोई संगठन केवल एक लक्ष्य पर आधारित नहीं रहता। यह तो भाषा एवं अभिव्यक्ति की समस्या है कि एक ही पद में कई लक्ष्य समाविष्ट हो जाते हैं। लक्ष्यों के बीच एक पद सोपान पाया जाता है जिसके कारण एक लक्ष्य दूसरे लक्ष्य की प्रक्रिया भी बन जाता है। इस प्रकार साइमन का कहना है कि प्रक्रिया तथा लक्ष्य के बीच कोई गंभीर अंतर नहीं पाया जाता। दोनों के बीच का अंतर मुख्य रूप से मात्रा का है। एक प्रक्रिया उस क्रिया को कहा जा सकता है जिसको लक्ष्य और साधन के सोपान में तत्कालिक लक्ष्य पर्याप्त निम्न स्तर का है। लक्ष्य क्रियाओं का वह समन्वय है जिससे लक्ष्य साध्य के मानव पद सोपान के उच्च स्तर पर है। इस प्रकार शब्दों के अर्थों को जान लेने के बाद हमें यह समस्या पर विचार करना होगा कि संगठन में कार्य का विशेषीकरण किस आधार पर किया जाए। यह कहा जा सकता है कि संगठन के लक्ष्य, प्रक्रिया, व्यक्ति एवं क्षेत्र, पदों का अर्थ सही रूप से बताना बड़ा कठिन है। फिर भी यदि मान लिया जाए कि यह समस्या सुलझ जाती है, तभी प्रशासन का सिद्धांत इस संबंध में कोई निर्देशन प्राप्त नहीं करता कि एक निश्चित समय पर इनमें से किसी विशेषीकरण का आधार माना जाए। तो आपको ये आज की वीडियो हमारी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।